हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उनके लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होती है। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, हम आप इसको ये भी लिख सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या लिख सकते हो आप इसको? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी होती है वो क्या कहलाती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे आप मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो आप चाहो तो आप इन्फिनिटी लगा दीजिए साइन, और चाहो तो आप नॉट लगा दीजिए। ठीक है, आप चाहे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसकी जगह इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं। देखिए होता क्या है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, होगा क्या? देखिए पहले तो समझिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता क्या है। देखिए मोलर कंडक्टिविटी कैसी होगी? मैक्सिमम। ठीक है, अगर हम डाइल्यूशन करें तो देखिए जिस डाइल्यूशन पर जाकर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपकी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जैसे देखिए दोनों के लिए अलग अलग है। आप दोनों मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखिए डाइल्यूशन पर बढ़ती दोनों की है, जो मोलर कंडक्टिविटी है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हो, दोनों की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी? वो इंक्रीज होती है, लेकिन एक लिमिट तक। क्या होगी? एक लिमिट तक। तो एक कंडीशन है, आप डाइल्यूट करते जाइए, कंडीशन ऐसी आएगी कि उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की वो मैक्सिमम हो जाती है। कैसे हो जाती है? मैक्सिमम। जब मैक्सिमम हो जाती है तो वो कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या कहलाती है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आगे बात समझे? और एक चीज और देखिए, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या होगा? जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होगा, जो आयंस के बीच में, कैटायन आयन है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंसंट्रेशन है, जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वो भी क्या होगी? ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, मतलब वो जीरो हो जाती है अगर कंसंट्रेशन जीरो है। मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन, आप मिलाते जाइए, अगर आप वाटर या आपका जो भी सॉल्वेंट है अगर आप मिला रहे हैं, ठीक है, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो डाइल्यूट करते करते कंडीशन एक ऐसी आती है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट का मतलब तो अनंत हो गया। ठीक है, तो आप कितना भी आप मैक्सिमम पानी या मैक्सिमम जो आपका सॉल्वेंट है अगर आप वो मिलाते हैं, उस कंडीशन में जाके उसकी जो आपकी कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी। ठीक है, और जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है तब इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और यही कारण है कि जब अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा तो वो क्या होंगे? जो आयंस होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे, उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। आदि बात में, जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होने का मतलब जीरो हो गया एट इंफिनिटी डाइल्यूशन। ठीक है, तो उस समय जो आयंस होंगे कैटायन आयंस वो फ्रीली मूव करेंगे,
जब फ्रीली मूव करेंगे तो उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, हम कहें कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, अब देखिए, अब आपके दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। ठीक है, पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो एक्वस मीडियम में 100% आयोनाइज हो जाते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, 100% क्या होगा, ये आयोनाइज हो गया। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गई, 1 हो गई। आगे बात सुनिए, अब 100% आयोनाइज हो गए, इसका मतलब क्या है कि आप कितना भी वाटर ऐड करिए, कितना भी उसको डाइल्यूट करिए, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से पहले ही आयोनाइज हो चुके हैं। अगर आपके 100 मॉलिक्यूल्स अगर इलेक्ट्रोलाइट के थे तो 100 ही उसके जो भी आपका कैटायन एनायन में जितने भी कन्वर्ट होने थे वो सारे के सारे कन्वर्ट हो चुके हैं, कि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयंस अलग अलग रहते हैं इसलिए। ठीक है, तो वो 100% जो आपके मतलब जितने भी आपने मॉलिक्यूल्स थे इलेक्ट्रोलाइट के वो सारे सारे आयोनाइज हो चुके हैं, तो आयंस नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज होंगे नहीं। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूशन अगर हम बढ़ाते हैं तो होता क्या है, जो इनका अभी मैंने इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो अभी आपको बताया, जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, और कम कब होगा, जब बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, तो होता क्या है, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पर क्या होगा इस केस में, जो आपका स्पेस है या जो आपका क्या कहें डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस इंक्रीज। ठीक है, जो आपके डाइल्यूशन पे क्या होगा, जो कैटायन एनायन की जो डिस्टेंस है, बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने से जो इंटर आयोनिक स्पेस आपका अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। आगे बात समझ में। अब देखिए, इसको अगर हमें प्लॉट के माध्यम से अगर आपको समझाएं, देखिए ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, बाई एक्सिस पर, एक्स पर क्या है, इसका रूट ऑफ कंसंट्रेशन, इसका रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जो 100% आयोनाइज हो चुका है। ठीक है, अब अगर ऐसे हम जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब कि वाटरी क्वांटिटी कम हो रही है, आप ये कहेंगे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है, और हमें डाइल्यूशन करना है, और डाइल्यूशन पर क्या होगा कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो हम कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे वाटर इंक्रीज होगा या जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, हम बात करें किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सपोज करिए एग्जांपल ले लीजिए KCl की। ठीक है, अब क्या होगा इस केस में कि इसमें देखिए इसका जो प्लॉट ग्राफ आता है वो ये आता है। ठीक है, ये किसका है, KCl का। ठीक है, अब जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे वाटर ऐड करेंगे या डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम होगी तो देखिए क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो एक कंडीशन, अब क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है, इधर को इंक्रीज हो रही है तो यहाँ क्या जीरो है। ठीक है, और जीरो कंसंट्रेशन जहाँ है
तो आप देखिए जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो आपकी KCl मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होते होते जब ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन 0 हो जाती है उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। आ रही बात समझ? इसके बाद आप कितना भी वाटर ऐड करेंगे तो ना कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ेगा ना मोलरिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 0 हो गई, 0 से और कम क्या होगी। आ रही बात समझ? तो इस कंडीशन अब जहां पर ये मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है ये कहलाती है आपकी क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहलाती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। आगे बस में इनफिनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम देखिए इसका, अगर हम इसको कंपेयर करें किससे? y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, y पर आपका क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। x पर क्या है आपका? कंसंट्रेशन। x पर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, और देखिए इसमें आपका जो m है वो क्या? स्लोप है, और स्लोप क्या हो रहा है? देखिए अगर आप इसे देखें जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है। स्लोप कैसा? माइनस, नेगेटिव स्लोप है। तो मान लीजिए जो स्लोप है आपका वो क्या? b है। क्या है? b। और यहां पर आपका जो इंटरसेक्ट है वो आपका क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आई बात समझ? तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। देखिए y पर आपका मोलर कंडक्टिविटी हो गई, x पर आपका इसका रूट ऑफ कंसंट्रेशन है, m क्या? स्लोप है लेकिन नेगेटिव है, स्लोप मान लीजिए b है, b कांस्टेंट है। ठीक है, हमने जो स्लोप मान लिया वो मान लीजिए b है आपका स्लोप। ठीक है, और वो भी कैसा है? नेगेटिव। और प्लस ये क्या? c क्या है यहाँ पर? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या है आपका? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को एक नाम दिया जाता है, क्या? डिवाई हकल अनसैगर इक्वेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। ठीक है, कंडीशंस में भी काफी पूछी जाती है। डिवाई हकल अनसैगर इक्वेशन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिखी हो सकती है और आप ये ऐसे भी लिखी हो सकती है आपका, ये आपका सी इधर आ गया। ठीक है, ये भी हो सकती है, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन आपका स्लोप जो होगा वो आपका नेगेटिव ही होगा। और यहां पर जो बी है, बी एक कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करता है। जो जो आपका सॉल्वेंट आपने यूज किया है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, वो ग्राफ के माध्यम से ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं हम बी के इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात करेंगे हम? बी के इलेक्ट्रोलाइट की। तो देखिए बी के इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है? देखिए बी इलेक्ट्रोलाइट, बी के इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है? आपको पता है कि 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, और जब 100% आयोनाइज नहीं होंगे तो जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लेस देन और वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। ये बहुत कम आयोनाइज होते हैं, 5%, 10%, 15%, अप्रोक्सीमेटली लगभग 20% भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कम आयोनाइज होते हैं। जो बी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं
वो बहुत कम आयोनाइज होते हैं, तो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम रहती है। ठीक है, अब जब 100% आयोनाइज नहीं हुए तो क्या होगा, देखिए ऑन डाइल्यूशन, जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो इसमें देखिए दो कंडीशन है जो मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं। दो फैक्टर हैं डाइल्यूशन करने पर जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए पहला तो एक आपको पता है कि हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे, जैसे लास्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी थी कि जो डिस्टेंस है आयंस के बीच की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायंस इंक्रीज। ठीक है, जो कैटायन आयन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब आयन जो दूर दूर हो जाते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। एक फैक्टर तो ये तो कॉमन फैक्टर है दोनों में, किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन यार जो दूसरा फैक्टर है वो केवल यही है, और वो क्या है कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो रहे हैं, जिन नंबर ऑफ आयंस वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों, कुछ जैसे जैसे देखिए जो आपका इससे पहले जो आपका 9th वीडियो, देखिए जो आपका वीडियो नंबर 9 है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9, उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूट करें या आपके कंसंट्रेशन कम करें या आपको डाइल्यूट करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्या कर जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। तो ऑन डाइल्यूशन अब यहाँ क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होने से क्या है, डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ठीक है, वो कह रहा है जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे डिसोसिएशन बढ़ेगा वैसे वैसे कैटायन और एनायन के नंबर्स या संख्या जो है वो बढ़ जाती है, और जब जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम प्लॉट के माध्यम से समझाएं तो देखिए कैसे करेंगे। ये आपका वही मोलर कंडक्टिविटी बाई एक्सिस, एक्स पर स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, और देखिए इस केस में अब वहां तो देखिए पहले क्या था, पहले नंबर ऑफ आयंस सेम थे, वो उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई थी। अरे बस में लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दो फैक्टर है, जैसे जैसे ये तो है ही है, इसके साथ साथ जैसे जैसे आप डाइल्यूट करेंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे वैसे वैसे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इसका जो ग्राफ आता है तो अगर वो देखें तो देखिए वो ये होता है, ये किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कैसे, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, और यहाँ कंसंट्रेशन कितनी है, 0। अब जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक्वा सोल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब हम जैसे जैसे वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे डाइल्यूट कर रहे हैं वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये आपका इसके साथ साथ जैसे जैसे ये बढ़ रही है ऊपर को, ऐसे ही ये आपको ऊपर बढ़ाते हैं, तो ये पता नहीं चलता कि कहां जाकर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो जब क्रॉस नहीं करेंगे तो हमको इसकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी वो हमको प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करते। उसके लिए एक लॉ है जिसको हम कॉलरैश लॉ कहते हैं। ठीक है, आप उसको पूरा ऐसे भी कहते हैं कॉलरैश लॉ ऑफ
आपका इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो उसके माध्यम से हम इसके जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी के इलेक्ट्रोलाइट की वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इससे आप, क्योंकि ये किसके लिए, बी के इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बी इलेक्ट्रोलाइट, आगे बात सुने। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आप ग्राफ के माध्यम से, मतलब आप प्लॉट के माध्यम से आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉलरैश लॉ। देखिए वो क्या होता है, कॉल राउश लॉ, कॉलरैश लॉ। ठीक है, ये कॉलरैश लॉ है क्या, कॉलरैश लॉ पहले तो इसका देखिए डेफिनेशन देखिए। कॉलरैश लॉ क्या स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट है द मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution of an electrolyte is equal to sum of molar conductance of cations and anions with each conductance term, या कंडक्टिविटी टर्म कुछ भी लिख सकते हो, कंडक्टेंस टर्म multiplied by number of respective ions present in formula unit of an electrolyte। ठीक है, ये है स्टेटमेंट किसका, कॉलरैश लॉ। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्योंकि ये जो आपका लॉज है वो आपका लॉ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन, इट्स और लिख लीजिए। ठीक है, इट्स कैटायन एंड एनायंस with each conductance term multiplied by number of respective ions present in formula unit of an electrolyte। क्या है ये, देखिए एक एग्जांपल लेके समझिए। जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन।
आई बात समझे? देखिए सोडियम क्लोराइड का है, यानी इलेक्ट्रोलाइट है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या है? देखिए इससे इसके जो कैटायन है, इस इलेक्ट्रोलाइट के जो कैटायन एनायन है उनकी मोलर कंडक्टेंस मतलब मोलर कंडक्टिविटी का सम। तो इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, जो आयंस बने हैं, तो कि आप इसको आयोनाइज करेंगे तो देखिए क्या होगा, NaCl है, इसमें आयोनाइज होगा सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में, ठीक है। तो इससे जो आयंस, जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और आई थी, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ रेस्पेक्टिव आयंस। अब यहाँ तो क्या है, यहाँ तो एक एक आयंस है, सोडियम भी एक है, क्लोराइड एक है, तो आप यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ज्यादा होते तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देते। तो इसके लिए देखिए एक फार्मूला है आपका, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका न्यू पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ कैटायंस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ठीक है। आप इसको मोलर कंडक्टिविटी ऐसे करते हैं, कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनाइंस और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन, ठीक है। ये हो गया। तो जितने भी आयंस जिसके बनते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैटायन एनाइन के जितने आयंस है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने एनाइन कैटायन बनना है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ रही उसमें। तो जैसे देखिए अभी एक फॉर एग्जांपल और आगे, अभी इसको रफ करके तो इसके बाद समझाते हैं। है क्या, देखिए जितने भी, जैसे ये आपका बेरियम क्लोराइड, ये आयोनाइज होगा किसमें, बेरियम आयन में और 2 क्लोराइड आयन में। तो इसके लिए अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालें, किसके लिए, बेरियम क्लोराइड के लिए, ये मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए, बेरियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या होगा, इसका क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम आयन प्लस, आप देखिए ये है V, वो सॉरी म्यू, ये क्या है, म्यू, किधर गया ये, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव आयन है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका सब वैसे ही सेम, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, तो ये आप इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कॉलरेश लॉ। आगे बात सुनिए, तो ये जो लॉ है वो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस किस के लिए, आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हो और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की पूछे तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए कैसे इक्वेशन निकालते हैं। देखिए जैसे आपका ये है NaCl है, ठीक है, सोडियम एसीटेट है और आपका HCl है, ठीक है। 3 आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है और आपसे कहा जाए आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले तो आप एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, इक्वल टू क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन है पहले हाइड्रोजन आयन, ठीक है, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन, ये हो गया।
ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1। ये हमें निकालना है। हमको क्या गिवन है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपको गिवन है। तो देखिए इसका क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl आइडेंटिफाइड डाइल्यूशन क्या होगा? लैम्डा नॉट सोडियम आयन, लैम्डा नॉट आपका क्लोराइड आयन। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दूसरा क्या है? एसीटेट आयन CH3CON, सोडियम एसीटेट। ठीक है, लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट। ये क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपका 3। अब देखिए अब क्या रह गया आपका? HCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। देखिए निकालना आपको ये है, गिवन है आपको ये, तो इन 3 इक्वेशन से आपको ये इक्वेशन बनानी है। आधी बात में इन 3 इक्वेशन से सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आपको क्या लानी है? फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए वो हम कैसे लाते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, इन 3 इक्वेशन को इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करना है और या ऐड करना है कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाए। अब पहले तो देखिए जो आपको इसमें गिवन है वो किस किस इक्वेशन में है? H आयन कहां है? इक्वेशन नंबर 4 में। 4 में क्या है? H आयन आपके। ठीक है, और एसिटेट आयन कहां है? इक्वेशन नंबर 3 में। तो बीच में क्या है? प्लस है, तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ेंगे, तो इन दोनों को तो जोड़ दीजिए। ठीक है, और घटाना किसको है? इसको। क्यों? क्योंकि जब हम इसको घटाएंगे तो इस वाली इक्वेशन में सोडियम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम इस सेकंड वाले को घटाएंगे तो इसमें जो क्लोराइड आयन है, तो जो आपका HCl वाला क्लोराइड आयन है वो वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे? सब्सट्रैक्शन फ्रॉम, किसमें से घटाना है? ये ऐसे करिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर कौन सी करनी है? सेकंड। सब्सट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम, किसमें से घटानी है आपको? किसमें से घटानी है? फोर्थ और थर्ड में से। तो फ्रॉम सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। आधी बात समझ में? मतलब जो थर्ड और फोर्थ का सम होगा उसमें से आपको सेकंड इक्वेशन को घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, आप देखिए क्या होगा, इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर आपकी ये है। ठीक है, पहले तो ऐड कर लीजिए किसको? थर्ड को, फोर्थ को। ये आपका है थर्ड है आपका सोडियम आयन, सॉरी लैम्डा सोडियम आयन प्लस एसीटेट आयन। ठीक है, प्लस ये तो थर्ड हो गई, और फोर्थ क्या? फोर्थ आपकी ये है लैम्डा H आयन प्लस लैम्डा क्लोराइड आयन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इक्वेशन दोनों हो गई। ठीक है, अब आपको माइनस इसे करना है। जब इसे माइनस करेंगे
तो देखिए माइनस, आप देखिए होगा ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा सोडियम आयन माइनस लैम्डा क्लोराइड आयन। ठीक है, अगर आप इस पूरे को माइनस करेंगे तो देखिएगा वो वैसे प्लस होगा यहाँ, ये है आप इस पूरे को माइनस कर रहे हैं ना, लेकिन जब इस माइनस से को हट, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ जो प्लस होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आपकी नेट इक्वेशन ही आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम आयन किसका है, जो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस में, ये आपका माइनस में, तो इससे कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, यहां पर देखिए क्लोराइड आयन कैसा है, पॉजिटिव है, क्लोराइड आयन कैसा है, नेगेटिव है, तो आपका क्या रह गया, आपका रह गया मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, ठीक है, और मोलर कनेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये और ये किसके बराबर है आपका, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट मतलब एसिटिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि ये सारे के सारे तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हुए आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी हो गई। अब इसमें देखिए इससे रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन है, इन्हीं फॉर्मूले से, मतलब आपका जो लिमिटेड मोलर कनेक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कैसे कैसे निकालते हैं वो आपको नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें कराएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, ओके बाय।